बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, टुडे वी आर डूइंग ओ लेवल के पेपर कर रहे हैं, फिजिक्स पेपर 1 वेरिएंट 2 नवंबर 24, राइट? सो एनी क्वेश्चन मोहित एंड अरकम? तो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैं उल्टा स्टार्ट करूंगा, और क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, मैंने समझाना भी होता है, तो मैं स्पीड को थोड़ा तेज कर लूंगा, अगर ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें। टाइम जरा लिमिटेड है रमजान में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What is never formed by explosion of a red supergiant? बेटा रेड सुपरजायंट के बाद सुपरनोवा होता है, सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार होता है। तो रेड सुपरजायंट के बाद ब्लैक होल भी बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार भी बन जाता है। जो व्हाइट ड्वार्फ है ना, वो रेड जायंट के बाद बनता है, सुपर जायंट नहीं होता उसका। और न्यू हैवियर एलिमेंट सुपरनोवा में बनते हैं, और वो रेड सुपर जायंट के बाद होता है। तो द बेस्ट आंसर शुड बी द सी, राइट? ओके। अ स्टूडेंट राइट्स फोर स्टेटमेंट अबाउट द सोलर सिस्टम। लाइट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ सेकंड टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। गलत है। 500 सेकंड लगते हैं, 492 सेकंड्स लगते हैं। ए इज रॉन्ग। टू, the earth takes approximately 24 hours to rotate on its axis 1. Yes, ये बात ठीक है कि अर्थ को अपने ही एक्सिस में जो डे नाइट चेंज होते 24 आवर लगते हैं। द मून टेक्स अप्रोक्सीमेट 1 मंथ टू ऑर्बिट द अर्थ। ये भी ठीक है। द सन टेक्स अप्रोक्सीमेट 2 ऑर्बिट द अर्थ। सन तो ऑर्बिट कर ही नहीं रहा, तो 2 and 3 आर द ओनली करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 38। रेडियो, दो क्वेश्चन थे स्पेस फिजिक्स के, अब न्यूक्लियस। यानी हर चैप्टर में थे दो, जो बड़े चैप्टर होंगे उनमें तीन भी आ सकते हैं, जो छोटे चैप्टर है उनमें से एक। लेकिन एक P1 हमारा P1 CIs में होता सबसे एंड पर है, लेकिन हमने शुरू इसलिए किया कि इसको करने से पूरी हमारा एक सिलेबस रिपीट हो जाता है, हम एक मतलब सिलेबस में से होकर आ जाते हैं। राइट बेटा जी? तो कहता है, a radioactive isotope is injected into a patient as part of medical test. The radiation emitted is detected outside the body. What are the suitable properties of this? बेटा जी, बॉडी को क्रॉस करना, तो वो अल्फा नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा तो पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पाती। और जो हाफ लाइफ है ना, वो फ्यू आवर्स होती है, मेडिसिन में मैंने बताया भी हुआ है। ठीक है, तो फ्यू आवर्स है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकती। तो फ्यू आवर्स तो यही है, ए और सी। तो उसमें अल्फा हमने पहले कहा कि ए वाला नहीं हो सकता, तो ओनली करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी। राइट बेटा जी? क्लियर? कि मेडिसिन में जो हाफ लाइफ होती है, वो हमने पढ़ा हुआ है, वो आवर से लेकर 1 आवर या 2 आवर से लेकर 2 डेज के विद इन होती। राइट बेटा जी? नेक्स्ट स्टेटमेंट बड़ी है, कहता है जी, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट द बैकग्राउंड रीडिंग इज 28 काउंट्स। ये नोट करते जाए। देखो इंपॉर्टेंट चीजें मैं नोट कर रहा हूं, आपने भी ऐसे करना है। A radioactive source is placed 2 centimeters in front of detector which is connected to a counter. Counter readings are taken with and without sheets of different material placed between the sources and the detector. Counter 28 है, ये ध्यान में रखिएगा। जब कोई शीट नहीं थी तो ये थिन कार्ड रखा, तो तब भी काउंट रेट वही रहा। भाई अल्फा पार्टिकल तो पेपर से भी रुक जाते हैं, तो इस इट मींस के कार्ड रखने पे भी काउंट रेट ये है, तो उसमें अल्फा नहीं है, नो अल्फा। और फिर एल्यूमिनियम किसको रोकती है? एल्यूमिनियम रखने से वो कुछ कम हो गया है, तो एल्यूमिनियम रोकती है बीटा को। इसका मतलब बीटा है, और अभी भी काउंट रेट है, तो इसका मतलब जो बाकी का काउंट रेट है वो गैमा है। गैमा हर चीज को क्रॉस कर जाती है ऑलमोस्ट। विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर बीइंग एमिटेड? अल्फा तो है ही नहीं, एक ही रह गया हमारे पास, डी ऑप्शन, जिसमें अल्फा नहीं था। राइट? क्लियर? ओके। नाउ this statement about the nuclide notation is correct. R is the nucleon number which is different for different isotope. बेटा R is the nucleon number, very right, ठीक है।
जी न्यूक्लियर नंबर नहीं है, आर प्रोटॉन नंबर नहीं है, जी प्रोटॉन नंबर होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और डी में से होगा। यार आर इज विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप। बेटा यस, आइसोटोप में न्यूक्लियर नंबर क्या होता है, चेंज हो जाता है, डिफरेंट होता है। राइट बेटा जी। सो लेट्स सी के विच इज द बेटर आंसर। ए और डी में से जी कहता है प्रोटॉन नंबर विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसो, नहीं आइसोटोप में प्रोटॉन नंबर सेम होता है। सो डी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द ए। राइट, क्लियर, यहां तक क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा, विच पार्ट ऑफ सिंपल डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एवरी हाफ साइकिल, उसका नाम होता है स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। डीसी मोटर में इसका काम क्या है कि एवरी हाफ साइकिल जब ये अपनी वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस करता है तो टर्मिनल चेंज करके करंट को रिवर्स करता है, फोर्सेस रिवर्स हो जाती है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है फोर्सेस की, तो वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता जाता है। राइट, नेक्स्ट 34, वायर में से करंट का बड़ी द पैटर्न। बेटा ये आसान है, मैग्नेट थंब रूल लगाते हैं ना, तो थंब होता है करंट की डायरेक्शन में, तो आप अपना राइट हैंड रूल थम्स अप बना लें और करंट नीचे करें, तो ऊपर से देखें अपने हाथ को, तो आपका हाथ किस तरह मुड़ रहा है, फिंगर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज इज द बेटर आंसर। और जो जो हम वायर से दूर जा रहे हैं तो गैप क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो किसमें क्लॉकवाइज और गैप इंक्रीज हो रहा है? दिस इज सी। क्यों गलत है वो, एंटी क्लॉकवाइज है। और ये क्यों गलत है, क्योंकि गैप इनमें सेम रह रहा है। राइट, इनको कंसीडर करने की जरूरत भी नहीं थी ए और बी की। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा? चले नेक्स्ट। अब देखेंगे अ मैग्नेट मूव थ्रू अ कॉइल, जी हो गया, नॉर्थ पोल। द मैग्नेट पोल्स आर प्रोड्यूस एट टू एंड्स ऑफ द कॉइल। जब इसमें करंट इंड्यूस होगा तो इसमें भी पोल आ जाएंगे, मैग्नेट बन जाएगी, इसके भी पोल होंगे। Which pole is induced at P when the magnet enters and which pole is induced at Q when the magnet leaves? देखो बेटा, ये लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग ना, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा उस रीजन को अपोज करती जो प्रोड्यूस होती। जब ये मूव करीब मूव हो रहा है तो ये रिपेल करेगी, तो नॉर्थ पोल को कौन रिपेल करेगा यहां पर? नॉर्थ। यानी जब एंटर हो रहा है तो ये, अब जब ये मैग्नेट लीव कर रहा होगा बेटा तो दूर जाने पर वो अट्रैक्ट करेगी। और कौन सी पोल फेस कर रहा है? साउथ। साउथ को कौन अट्रैक्ट करेगा? यानी दोनों नॉर्थ इज द आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? लेंजेस लॉ अप्लाई हो रहा है। क्लियर, डन। अभी तक कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिकल नहीं आया, ऐसे करने आसान होते हैं। अच्छा, डायोड यहां पर है, ये डायोड है और ये लाइट एमिटिंग डायोड है। डायोड दोनों का काम क्या होता है? दे अलाउ द करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। यानी ये बल्ब की तरह करंट जाने देगा, ये करंट भी बल्ब की तरह जाने देगा। और ये सिंबल किसका होता है पता है? फ्यूज का, फ्यूज की तरफ जाने देगा। अब क्वेश्चन पढ़ ली क्या कह रहा है। कह रहे दिस सर्किट कंटेन्स अ फ्यूज एंड अ डायोड। ओके, तो ये है एलईडी, ये लाइट एमिटिंग डायोड है, खाली डायोड नहीं है तो इसको निकाल दें। और ये थर्मिस्टर है, तो इसमें डायोड तो है लेकिन फ्यूज नहीं है। ये रजिस्टर है, ये है फ्यूज, लेकिन यहां डायोड नहीं है, थर्मिस्टर है, तो ये ऑप्शन भी गया गलत। ये डायोड है और ये फ्यूज है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरा टीचर तो जल्दी कर लेता है, ये आपको समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूं। लेकिन इवन ये ध्यान ध्यान में रखें कि जब मैं आप लोगों से नेक्स्ट कमिंग वीक में मैं अपने सामने क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, तो बेटा मैंने 25 मिनट्स में भी पूरा P1 बच्चों से अपने सामने करवाया हुआ है। तो आप जरा तेजी में करें तो कर सकते हैं। और ये इसलिए कि आप लोगों की सही जैनवन पता चलेगा कि क्या लेवल है। जब आप तेजी में करेंगे आपके कॉन्सेप्ट कितने हैं। तो टीचर भी 25 मिनट्स में, 20 मिनट्स से 15 मिनट्स में भी कर लेते हैं टीचर ये पूरा पेपर। 30 देखें, नहीं हो गया, 32 रह गया बेटा, सॉरी। हाउ इज एनर्जी ट्रांसफर विद इन अ कैटल दैट इज पावर्ड बाय द मेन सप्लाई? भाई एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है विद इन अ कैटल? जी बेटा,
इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू केमिकल एनर्जी। देखो बेटा, कैटल में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और वो हीटअप हो जाती है खाना कुक करने के लिए, तो केमिकल एनर्जी तो नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल है ना कैटल, बाय मेन सप्लाई। तो मैकेनिकल तो नहीं है इसमें, इसका मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैकेनिकल होता है जब कोई चीज मूव करे, तो कैटल के अंदर कोई हिस्सा मूव नहीं कर रहा। अच्छा जी, एक्स इज अ पीस ऑफ, ये दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन, आई गेस सो। एक्स इज अ पीस ऑफ वायर विद लेंथ L, area A, resistance this. Wire is made from the same material or produce a component total. What are the dimensions? देखो बेटा, तो ये करने के इससे ज्यादा मेथड हो सकते हैं। वो ये है कि हमारे पास जब भी सेम मटेरियल की दो वायर्स हो तो फॉर्मूला ये होता है R1A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2A2 ओवर L2। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि Y इज मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड इज कनेक्टेड टू वायर X टू प्रोड्यूस अ कंपोनेंट विद टोटल रेजिस्टेंस R। हाफ हो जाती है। तो बेटा रेजिस्टेंस कम कब होती है, जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़े कि पैरेलल में जोड़े, पैरेलल में। इसका मतलब सीरीज वाले ऑप्शन गए। और हाफ रेजिस्टेंस पता कब होती है, जब दोनों की रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। इसका मतलब अगर R1 की वैल्यू R है, एरिया स्मॉल ए का है, लेंथ ए, तो R2 की वैल्यू भी ए, तो उसका A2 ओवर L2, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी उसके एरिया और लेंथ को डिवाइड करके भी आंसर ए ओवर एल आएगा। तो देखो अब ना, ये हमारे सामने है एरिया और ये लेंथ, इनको डिवाइड करें, जरा हर एरिया को उसके सामने वाली लेंथ से डिवाइड करें। हम दो ही ऑप्शन देखेंगे, ए और सी। ठीक है, तो अगर 12 से डिवाइड करें तो बेटा ये तो और छोटा हो जाएगा 0.25। लेकिन आप नोट करो, 4a को जब 4l पे डिवाइड करोगे तो 4 से कैंसिल, ए ओवर एल आंसर आ जाएगा ना। तो उन दोनों के एरिया और लेंथ को डिवाइड करके आंसर क्या आना चाहिए, ए ओवर एल। तो इसमें आ रहा है ना, 4a को 4l पे डिवाइड कर तो 4a ओवर एल आंसर आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर? देखो बेटा, उसने कहा कि जब दूसरी रेजिस्टेंस को भी पहली रेजिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। तो सीरीज में तो ऐड हो जाते हैं ना, इसका मतलब जोड़ना पैरेलल में है। और कब रेजिस्टेंस हाफ होती है, जब दो इक्वल रेजिस्टेंस जुड़े पैरेलल में, राइट। इसका मतलब दोनों की रेजिस्टेंस आर होगी, जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी। तो R1 की वैल्यू आर है, R2 की वैल्यू भी आर है। हमें ये पता चलता है कि सेकंड के एरिया को उसकी लेंथ पे डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा जो फर्स्ट के एरिया को उसकी लेंथ पे डिवाइड करके, यानी ए ओवर एल आंसर आएगा। तो हम हर एरिया की दो ही ऑप्शन हमारे पास आएंगे, ए और सी। एरिया को उसके सामने वाली लेंथ पे डिवाइड करते हैं तो किस में आंसर ए ओवर एल आएगा। अगर हम 4a को 4l पे डिवाइड करें तो आंसर ए ओवर एल आ जाएगा। राइट बेटा जी, क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट देखेंगे। हाउ कैन 1 वोल्ट बी एक्सप्रेस। बेटा वोल्टेज का फॉर्मूला था वर्क ओवर चार्ज, और वर्क का होता है जाउल, चार्ज का कूलम, तो जाउल पर कूलम भी होता है, तो 1 जाउल पर कूलम। अच्छा, कूलम बाय एम्पेयर, कूलम होता है चार्ज और एम्पेयर होता है करंट, तो क्यू ओवर आई कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमारा आंसर तो हमें पता चल गया क्या है, ये बाकी का टाइम। देखो बेटा, हमारा जो असल मेथड है ना, अभी आपका एग्जाम नहीं होगा, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो एक सजेशन है मेरी कि आप जब एमसीक्यू करो ना, आपको सही आंसर पता चल जाए तो बाकी तीन गलत क्यों है ये पता चल, अगर ये भी सोचो और आपको पता चले तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाए। अभी आप ये कर सकते हो। अच्छा जी, 1 कूलम पर जाउल। बेटा कूलम ओवर चार्ज, वर्क ओवर जाउल होता है वर्क, तो वर्क ओवर चार्ज तो कूलम होता है, ये 1/वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, जाउल पर एम्पेयर, जाउल होता है वर्क, पर एम्पेयर करंट, ये कोई फॉर्मूला नहीं। आंसर इज द डी, राइट। आंसर हमें पहले पता चल गया था, और ये आप नोट्स देखना तो उसमें लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा 4 रजिस्टर कनेक्टेड सीरीज में है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऐड कर देंगे।
तो आर को 4 टाइम ऐड करो 4। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टर? बेटा करंट सब में क्या होता है? सेम। तो आई का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। तो आई का फॉर्मूला V ओवर आर। V वोल्टेज है, तो पूरे सर्किट को कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? E। और रेजिस्टर कितना है? और सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। यानी सब में करंट E ओवर 4 आर होगा। कोई ऑप्शन है ऐसा हमारे पास? राइट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैन यू रिमेंबर? याद रहेगा, समझ आ जाएगा। चलें नेक्स्ट, आगे देखेंगे 27। A plastic rod becomes charged when it is rubbed with this cloth. Which statement gives the reason for the charge on rod? बेटा रीजन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और उसने कहा कि चार्ज हो जाती है, इसका मतलब क्या चीज ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं होंगे, पहली बात तो ये, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो देने वाला अच्छा होता है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। राइट बेटा जी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव। नेवर गोइंग टू चेंज। क्वेश्चन 26। A freely suspended magnet is held perpendicular to a uniform magnetic field as shown. What happens to the magnet when it is released? बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो ये सब एरोस नीचे जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ, यानी सब नॉर्थ से निकल रहे हैं। इसका मतलब नॉर्थ ऊपर है और नीचे साउथ है। अब क्या होगा? ये साउथ इस नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा या ये साउथ साउथ को रिपेल करेगा ऊपर की तरफ? राइट। और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा और ये नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी ये मैग्नेट घूमेगा। कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, और यहां आके रुक जाएगा। यानी जो ऊपर नॉर्थ है साउथ है, तो मैग्नेट इधर आके रुक जाएगा, साउथ नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ साउथ की तरफ। कितना रोटेट किया इसने? 90 डिग्री। और कैसे रोटेट किया है? एंटी क्लॉकवाइज। और फिर रुक जाएगा यहां पर, क्योंकि नॉर्थ साउथ से अट्रैक्टेड रहेगा, आगे जाने नहीं देगा। राइट बेटा जी। तो अब जरा स्टेटमेंट को देख लें कि इट टर्न्स क्लॉकवाइज तो गए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और रुक जाएगा। तो कह रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड मूव्स टुवर्ड्स वी, यानी वी की तरफ चला जाएगा। नहीं बेटा, ये रुक जाएगा यहां पर, ठीक है। ये साउथ इस नॉर्थ से अट्रैक्टेड रहेगा और ये इधर। क्लियर बेटा जी? पूरा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये यही रोटेट करेगा कि ये साउथ ऊपर रोटेट करेगा इसको, और ये नॉर्थ साउथ की तरफ, नीचे वाले साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दोनों तरफ है ना, इसलिए ये एंड ऊपर जाएगा, ये एंड नीचे आएगा। पूरा मैग्नेट रोटेट करेगा, ना तो पूरा मैग्नेट ऊपर चला जाएगा, ना पूरा मैग्नेट यू और वी की तरफ नहीं जाएगा। राइट, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रो करेक्टली शोज मैग्नेटिक मेटल एंड अ नॉन मैग्नेटिक मेटल? बेटा पहले स्टेटमेंट पढ़ ले। डायग्राम शोज एन आयरन नेल इन 4, हाँ अच्छा वो दूसरा, सॉरी। विच रो करेक्टली शोज मैग्नेटिक मेटल नॉन मैग्नेटिक? बेटा मैग्नेटिक दुनिया में 3 ही है, आयरन निकल कोबाल्ट और इनके अलायस। इनके अलायस में क्या है? स्टील एंड निको, जो मैग्नेट बनाने काम आते हैं। तो मैग्नेटिक में एल्यूमिनियम नहीं है, कॉपर नहीं है, आयरन है, सोल्ट मैग्नेटिक स्टील है। अच्छा, नॉन मैग्नेटिक में कॉपर है, आयरन तो मैग्नेटिक है। तो दोनों टिक कहां है? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, diagram shows an iron nail in 4 different situations. In which diagram is the nail an induced magnet? बेटा आयरन के बारे में याद रखें, कभी परमानेंट मैग्नेट नहीं बनता। जब भी मैग्नेट के करीब होगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो जब आयरन नेल है वो किसी मैग्नेट के पास है, किसी और आयरन के पास रखें तो नहीं है, ये बात ठीक है। अच्छा यहां पर देखेंगे तो स्विच ओपन है। स्विच ओपन का मतलब करंट नहीं है। अगर करंट क्लोज होता, स्विच करंट होता, तो ये कॉइल भी क्या बन जाती? मैग्नेट। तो मैग्नेट के पास आकर आयरन भी मैग्नेट बन जाता। लेकिन यहां दोनों बातें क्या इंपॉर्टेंट है? स्विच ओपन का मतलब क्या है?
स्विच ऑफ होगा तो ना कॉइल मैग्नेट बनेगी, ना उसके पास पड़ा हुआ मैग्नेट को, आयरन को कुछ होगा। राइट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट बेटा जी, क्लियर। विच टू वेव्स आर कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? लाइट, साउंड, साउंड नहीं है, लाइट, विजिबल लाइट, ये जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये लाइट्स ही होती है। अल्ट्रासाउंड नहीं होती बेटा, अल्ट्रा वायलेट तो होती है। वाटर वेव तो वाटर के अंदर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो लाइट है ना बेटा, वो वाटर वेव तो उसका हिस्सा नहीं है, इंफ्रारेड होगी। एक्सरे भी इसमें है, और क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? गिग्सू विमर, डू यू रिमेंबर? कैसे याद किया हुआ है? ये एक वर्ड याद कर लें, बहुत ही क्वेश्चन का आंसर है। गैमा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। So X-ray, microwave are these. So D is the correct option. Now coming to the next. What is the critical angle of the boundary between this and this? Air. जी बेटा जी, क्रिटिकल एंगल जो सा होता है वो यहाँ पर बाउंड्री पे हमने करना है। तो हमारे पास ये दो एंगल दिए हुए हैं। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन मैंने भी करवाए हैं, कभी हमें ये एंगल यूज नहीं करने जो सरफेस से बन रहे हैं, हमें एंगल वो लेने जो नॉर्मल से बन रहे हैं। तो टोटल एंगल 90 डिग्री नॉर्मल बनाता है ना, तो ये 42 है, तो ये 49.5 है, तो बेटा ये 41.5 हो जाएगा। 40.5, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। ओके, अच्छा जी, अब ना हमें चाहिए क्रिटिकल एंगल, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। करने का मेथड एक से ज्यादा है, पहले आप एन की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर उसको 1/c कर दें। तो एन मैं एक स्टेप में करवा रहा हूं। एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? हमें मीडियम क्यू का चाहिए, क्रिटिकल एंगल बिटवीन दिस। तो क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम का होता है, तो इनमें डेंसर क्या होता है? ये। तो हमें इसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ना, उसके अंदर बनने वाला एंगल नीचे रखना है। क्यों बेटा? क्रिटिकल एंगल एक डेंसर मीडियम का होता है, लेस डेंसर का नहीं। और 1/sin c, दिस इज इक्वल टू 1/sin(c). अच्छा, अब आप इसे क्या करूं, इसे सोल्व कर लो। साइन सी इधर आ जाएगा, और ये जैसे भी आप मैथमेटिकली सोल्व करना चाहें, चॉइस इज योर्स। 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और आई एम वेटिंग फॉर यू टू रिस्पॉन्ड। तो एक सोल्व करेगा इसको, इसका आंसर बताएं क्या आएगा? साइन 48 और साइन 40 का 1.14। अच्छा, 1/sin(c). अच्छा बेटा, कोई बच्चा हैंड रेज कर रहा है, सॉरी फॉर दिस, मैं थोड़ी देर के बाद रिस्पॉन्ड करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो साइन इधर आकर इधर आ जाएगा साइन सी, ये 1.4 इधर डिवाइड, तो 1.14 डिवाइड हो जाएगा, और साइन ऑफ सी, तो साइन इधर आकर साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स हो 1/1.4 कर ले, 1.14। 60 61.3, तो ज्यादा क्लोज वो फिर इसके लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको चूज कर लेते हैं, लेकिन ये आपके कैलकुलेटर ने आंसर देना है। ये भी वैल्यू बहुत क्लोज है। अब आप वो उसका आंसर वजह हो सकता है कि ये जो हमने यहाँ 1.14 किया ना, इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ किया होगा। राइट बेटा जी? जी जुहेर और हमजा अभी ठहर जाओ बेटा, मैं अभी बाद में फिर दोबारा पूछूंगा। मैं बीच में चाह रहा हूँ कि जब रिकॉर्डिंग हो रही हो तो डिस्टर्बेंस कम से कम हो, मिनिमम। आई विल कम टू यू बेटा। जी डन हो जाएगा। जी चलें आगे क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब देखें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो कहते हैं इमेज क्या होता है? इमेज बिल्कुल सीधा होता है प्लेन मिरर में, यानी अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो उसका भी ऊपर होगा, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। टाइम नहीं करते, क्या आ रहा है? 60.9 आ रहा है बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में, जब हम राउंड ऑफ ना करें। सो सिलेक्ट द ऑप्शन सी। राइट। अच्छा जी, इस बार आ जाए,
Question 20. Diagram shows a ray of light incident on plane. What is the angle of reflection? तो बेटा हमें ये नहीं चाहिए एंगल, हम इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या होता है जो किसके साथ बनता है? नॉर्मल। नॉर्मल सरफेस के साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री। उसमें से ये 30 है तो ये 60 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 60, राइट? Which law gives the velocity wavelength of wave that is an ultrasound? बेटा साउंड ही है। साउंड की वेव एयर में 330 के करीब होती है, वाटर में 1500 होती है, ठीक है? और उसने कोई मीडियम नहीं बताया, तो वेलोसिटी 330 के करीब ही होगी। Which will give velocity and wavelength of wave that is an ultrasound wave? अच्छा, अब हम कैसे कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20,000 से ऊपर। तो अब उसने ये नहीं बताया ये 1500 वाटर में भी होती है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता 20,000 से ऊपर है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकालें। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ इसने सेंटीमीटर में दी है, ये चालाकी की है इसने। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v ओवर लैम्डा। अब ये मैं चारों को सोल्व करने लगूं, तो हर v को उसके लैम्डा से डिवाइड कर दें। लेकिन डिवाइड करने से पहले उसको मीटर में, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो ये मीटर पर सेकंड में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.066। तो बेटा 330 को 0.066 से डिवाइड करें और ये हो जाएगा 0.89। अच्छा, ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा? 5000। छोड़ दें, 20,000 से ऊपर। अच्छा, 0.89 पे डिवाइड करें। अच्छा, ये शायद मैं भी कर लूं, ये 10,000 आ जाएगा, मुझे लग रहा है ना? 1000 आ रहा, सॉरी। तो ये 20,000 नहीं है। अच्छा, 0.06 हमने मीटर में कर, तो 1500 को 0.06 से डिवाइड करें, 90,000, 9,000 कितना आ रहा है? 25,000, सॉरी मेरे मैथ में मत जाना, कैलकुलेटर पे डिपेंड करना। तो ये है। अब अगला भी देख लेते हैं, 0.25, 25, तो ये करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, है ना? तो एक ये जो 20,000 से ऊपर है वो सी वाला ऑप्शन है, राइट? क्लियर बेटा जी? नजर आ रहा था पहले? क्लियर? चलें आगे। अच्छा जी, ठीक है ना? व्हाट इज द कलर एंड व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द बेस्ट अब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन? बेटा कलर क्या कौन एब्जॉर्ब करता है? ब्लैक के साथ क्या होना चाहिए? डल होना चाहिए, ठीक है, राइट? फॉर बेस्ट एब्जॉर्बर, राइट जी। आगे चलिए। डायग्राम शोज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इन बीकर। व्हाट रिड्यूसेस द रेट ऑफ लॉस ऑफ लिक्विड बाय इवेपोरेशन? को स्लो करना है, तो इवेपोरेशन को तेज करने के लिए एरिया ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, एयर स्पीड ज्यादा कर दें, सरफेस एरिया ज्यादा कर दें, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दें। यहाँ क्या है? ब्लोइंग एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ दिस। तो ये स्पीड को इंक्रीज करता है, हमने स्लो करना है, तो ये गलत हो गया। हीटिंग द लिक्विड से भी वो ज्यादा तेज हो जाता है, तो ये गलत है, हमें स्लो करना है। पुटिंग अ लीक, यस, जब कवर करते हैं तो सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा? कम, तो ये रिड्यूस करेगा। अब डी ऑप्शन देख लें, ट्रांसफरिंग द लिक्विड टू बीकर विद लार्ज डायमीटर। डायमीटर ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा करने से भी तेज हो जाएगा ना, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Table show melting point, boiling point of three elements. At which temperature are the three elements in different states? Okay, बेटा जी एक बात याद रखें, एक हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बेटा अबव बॉइलिंग पॉइंट हमेशा गैस फॉर्म होती है और बिलो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड होता है, और इन दोनों के बीच में लिक्विड, ठीक है? तो इनमें से किस टेम्परेचर -220 में, ये तो हम इसके दोनों से नीचे हैं, सॉलिड होगा, तीनों फॉर्म, ठीक है, इन डिफरेंट स्टेट्स। अगर -T220 पे ले लें तो वो तो इनके सबसे माइनस है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, -220 तो सबसे लो है ना। इस टेम्परेचर पर सबके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हम,
तो सारी सॉलिड है, तो ये तो गया ऑप्शन गलत। अच्छा, -205 पे वो इससे ऊपर है, यानी ये जिसका मेल्टिंग पॉइंट उससे भी नीचे है, ये हमारा जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है। मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर मतलब लिक्विड, तो इसका मतलब 225 पर ऑक्सीजन लिक्विड हो जाएगी, नाइट्रोजन भी लिक्विड होगी। नहीं, लिक्विड नहीं होगी, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट इससे भी लो है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी? हाँ, -205 हायर है ना, लिक्विड होगी। तो दोनों हमें अलग स्टेट में चाहिए। -190 पर आ जाए, तो -190 जो सा है वो इससे हायर है। पहले ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन का मेल्टिंग पॉइंट इससे बड़ा है, तो मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर ये सॉलिड होगी, ऑर्गन सॉलिड होगा। अच्छा, नाइट्रोजन के बारे में क्या ख्याल है कि ये जो टेम्परेचर है वो इसके मेल्टिंग पॉइंट से हायर है, तो ये लिक्विड होगी। ठीक है। अच्छा, ये -160 भी तो है, यानी 190 इससे भी लो नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर पर गैस, तो नाइट्रोजन विल बी इन द गैस फॉर्म। जबकि ऑक्सीजन को देखें कि ये टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से हायर है, यानी लिक्विड हो सकती है, और इससे उसके जो से है बॉइलिंग पॉइंट से कम है, बीच में, यानी लिक्विड है। तो दिस सी शुड बी द आंसर, राइट। मैं ये रिपीट कर दूं, हो जाएगा? अच्छा, रिपीट कर दूं, ओके। मैं सारा शुरू से करता हूं। ऐसा करते हैं, तीन है ना, वर्किंग अलग अलग करनी पड़ेगी। पहले वाले ऑप्शन में मैं ये तीन डॉट बना देता हूं। -T20 पर जो मेल्टिंग, जो आर्गोन है, ये जो टेम्परेचर -T20 से मेल्टिंग से भी लो है, सॉलिड में होगा, इसके भी लो है, सॉलिड। तीसरे को देखने की जरूरत नहीं, हमें तीनों की स्टेट अलग अलग स्टेट चाहिए। तो इसमें तो पहले दोनों ही सॉलिड आ गए, मैच हो गए, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। -205 को देखें तो वो -205 पे, ये -205 इसके मेल्टिंग पॉइंट से लोअर है, तो मेल्टिंग पॉइंट से बिलो क्या होता है बेटा? सॉलिड। तो इसका मतलब ऑर्गन सॉलिड होगी, और -205 इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है, लिक्विड हो सकता है, यानी ये लिक्विड होगा। अच्छा, -205 इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है, तो लिक्विड है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भाई बहुत दूर है, तो लिक्विड ही होगा। यानी ये टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट और बीच में आ गया। बीच में आने का मतलब, अच्छा अब -190, अगर आप देखें -190 इसके बीच में नहीं आ रहा, यानी लिक्विड नहीं होगा। और -190 जो सा है वो इससे हायर है। हायर होने का मतलब क्या है? लोअर है, सॉरी। लोअर होने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट से ये सॉलिड होगा। अच्छा, -190 इसके बीच में नहीं आ रहा है ना, वो इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी लो है, तो इसमें जो थर्ड वाला होगा वो ये नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होगा। अच्छा, अगर हम देखें -190 इन दोनों के बीच में है कहीं पर, दरमियान में क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसमें तीनों की स्टेजेस अलग अलग है, तीन अलग स्टेज हैं। अब डी वाले को देखें, -170 इनके बीच में नहीं है, और बल्कि इससे भी ज्यादा हायर है। माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है, तो यानी ऊपर वाला जो सा होगा वो गैस फॉर्म में होगा, इससे भी हायर है, तो ये सारी गैस फॉर्म में होंगे, सबसे हायर है ना, राइट बेटा जी। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द सी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ गोल्ड इज दिस। व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर गोल्ड ऑन कैल्विन स्केल? तो कैल्विन, सेल्सियस को कैल्विन में करना है, तो उसमें 273 ऐड कर देना है, तो 1300 समथिंग बन जाएगा, राइट। ओके। फिर आगे कह रहा है, a sealed gas tin contains the gas that is kept at constant volume। ये इंपॉर्टेंट बात है, कीवर्ड को हाईलाइट कर लिया करें। which describes how a change in temperature
अफेक्ट्स द प्रेशर। बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो प्रेशर भी इंक्रीज करता है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। तो अगर ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज होना चाहिए, तो नहीं हो रहा तो ये गलत हो गया। एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, ये चार्ल्स लॉ है, राइट। जितना टेम्परेचर ज्यादा करेंगे पार्टिकल कोलाइड ज्यादा करते हैं, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब न्यूमेरिकल टाइप आ रहा है। एयर एट प्रेशर इज सेट इन अ कंटेनर बाय पिस्टन। एयर का ऑलरेडी प्रेशर इतना है। A force is applied to move the piston down into the container. The temperature of the air remains constant. The distance between the base of the container and the piston decrease to this. 0.18 से 0.15 हो गया। What is the new pressure inside the container? बेटा गैस का constant temperature है तो एक फॉर्मूला यूज होगा, P1 is equal to P2। अब पहले वाला प्रेशर कितना दिया हुआ है, 110 is to power 5 P1। वॉल्यूम का हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि लेंथ है दिस। तो बेटा एक कंटेनर का वॉल्यूम क्या होता है, उसका बेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें लेंथ से। तो बेस एरिया को हम ए सपोज कर लेते हैं और हाइट कितनी है 0 पॉइंट, नेक्स्ट प्रेशर करना है और अगली मर्तबा एरिया तो वही रहेगा ना बेस, हाइट क्या हो जाएगी। अच्छा ये एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर इस एरिया से डिवाइड हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका ये 0.15 इधर आके डिवाइड, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा 10 इज टू पावर, और आई गेस दिस इज द क्लोजेस्ट, एग्जैक्टली, बल्कि क्लोजेस्ट भी नहीं, राइट। नेक्स्ट 4 objects of different masses are lifted through different distances in different amounts of time. In which combination mass distance time is the greatest power transferred? बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क ओवर टाइम, और वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और फोर्स किसी किसी चीज को उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होती है, जितना उसका वेट होता है। तो यहां केजी में मास गिवन है, तो फोर्स की जगह आ जाएगा एम, एम जी एच ओवर टाइम। मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था, पावर का सबसे ज्यादा यूज हो गई। तो बेटा एम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है,